Hi everyone, welcome to Teaching Learning with Shweta. So today I'll be talking about two very important methods of data collection, and those methods can be used by us as teachers to collect information about students and to know them better, about their emotional states, about their behavior, about their problems, about the barriers they face at learning. And this information that we collect by using these methods from the tools we develop for these specific methods, that information can be very precious to us, can be useful to us to give them any kind of an intervention or to help them out for their mental problems or emotional problems or for gaps that they are facing in learning and all that. So there are many methods. So what we will be discussing in today's this lecture are just two methods, two very simple, very basic and easy methods: introspection and observation. तो आज हम ये दो मेथड्स पढ़ेंगे और ऑब्जर्वेशन। तो और भी मेथड्स हैं जो हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जैसे इंटरव्यूज़ हैं, केस स्टडी है, नरेटिव्स हैं और हमारे रिफ्लेक्टिव जर्नल्स हैं। ये सब हम पढ़ेंगे इन डिटेल्स, बट टुडे वी आर ओनली गोइंग टू टेक अप दीज टू। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं? दीज आर मेथड्स, ओके, एंड इनके लिए टूल्स बनेंगे। मेथड क्या है? जो तरीका है हमारा डेटा कलेक्ट करने का, उसके लिए जब हम कोई एक कागज़ बनाते हैं, एक टूल बनाते हैं कि उस टूल को, जैसे कोई एक ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल है या पीस ऑफ पेपर या इंटरव्यू स्केड्यूल है, तो वो हमारे टूल्स होते हैं। तो उन टूल्स को हम मेथड्स के हिसाब से बनाते हैं, एंड होता इसीलिए है ताकि हम डेटा कलेक्ट करेंगे। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, हम ये सारे मेथड्स ही क्यों पढ़ रहे हैं, एंड हम इनको यूज़ भी क्यों करते हैं, एंड ये डेटा भी क्यों कलेक्ट करते हैं? बिकॉज एज टीचर्स we always do not get to know about the problems that our students are facing. So if we use these methods from time to time to get information that they usually don't share with us or feel hesitant in sharing with us, जिन चीज़ों को वो हमारे साथ ओपनली शेयर नहीं कर पा रहे हैं या उनको मौका नहीं मिल रहा है हमसे फेस टू फेस इंटरेक्शन का, और वो हेजिटेट कर रहे हैं, तो इन मेथड से हम उस डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसको हम एनालाइज करके हम उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके एनवायरनमेंट, होम एनवायरनमेंट, उनके एडजस्टमेंट्स, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके गैप्स, लर्निंग में जो गैप्स हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, जो पर्सनल इश्यूज़ हैं, इन सब के बारे में हम पता कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें लर्निंग को इफ़ेक्ट करती हैं पॉजिटिवली, नेगेटिवली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो आवर students, and sometimes we don't get to know them by just the face-to-face interaction we get in classrooms, the small amount of time that we get in interacting with them. So from these methods, it's always very convenient to know what's going on in their lives and help them out if needed. So we'll start with introspection. सबसे easy method है ये। तो introspection क्या होता है? इसका जो लिटरल मीनिंग है इंट्रोस्पेक्शन का, वो होता है लुकिंग इनसाइड और लुकिंग विद इन, मतलब अपने अंदर झांकना, अपने अंदर देखना कि मैं ऐसा क्यों एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मुझे खुशी हो रही है, दुख हो रहा है, मेरी इमोशनल स्टेट क्या है, मुझे कैसा फील हो रहा है, क्या मैंने रिएक्शन जो दिया वो सही था, क्या मैंने ये काम किया वो अच्छा था। ये सब जब हम खुद सोचते हैं अपने बारे में, बट हमारा मेन एम होता है अपनी खुद के बारे में पता लगाना, तो दैट इज़ इंट्रोस्पेक्शन, जब हम अपने अंदर देखते हैं। और हमारा फोकस इसमें होता है इमोशनल एंड मेंटल स्टेट को जानना ऑफ वन सेल्फ। सो अपनी इमोशनल और मेंटल स्टेट क्या है उस समय, सिचुएशन, उसको समझने की जब हम कोशिश करते हैं तो उसको हम इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। अब इंट्रोस्पेक्शन एक बहुत कॉमन वर्ड है, नॉर्मल लैंग्वेज में भी हमने देखा है लोगों को यूज़ करते हुए। पीपल ऑफन, यू नो, इफ़ यू फाइट विद समवन, इफ़ यू गेट इनटू अ फाइट, एन आर्ग्यूमेंट विद समवन, यू ऑफन गेट टू हियर दिस, इंट्रोस्पेक्ट विद इन योर सेल्फ। तुम खुद इंट्रोस्पेक्ट करके देखो कि तुम्हारी गलती कहाँ थी, ऐसे लोग बोलते हैं। बट यहाँ पे हम इसको एज अ मेथड पढ़ रहे हैं कि इट इज़ अ मेथड। हम बच्चों को कह सकते हैं कि वो इंट्रोस्पेक्ट करें और फिर बताएं कि उनको क्या समझ में आया है अपनी इमोशनल और मेंटल स्टेट के बारे में। सो यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन इज अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। सो क्या इसके फायदे हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन? Number 1, I'll just write them down. It gives the information about
oneself, all the personal information, strengths and weaknesses, gaps, problems, stressors, पहले मैं लिखती हूँ फिर मैं डिस्कस करूँगी। हाँ, तो सबसे जो यूज़फुल चीज़ है इंट्रोस्पेक्शन की वो ये है कि वो हमें अपने बारे में बताती है। हम जब खुद रुकते हैं लाइफ में, बैठकर सोचते हैं अपने बारे में और ख़ास तौर से अपने इमोशंस के बारे में और अपनी ही पर्सनालिटी के बारे में, तो हमें बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। देन वी ऑल्सो गेट टू नो अबाउट आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अगर हम लाइफ को लीड करते ही जा रहे हैं और हम अपनी फेलियर्स और सक्सेस के बारे में सोच नहीं रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हैं, तो बिल्कुल हम इंट्रोस्पेक्ट कभी कर ही नहीं रहे हैं। सो इंट्रोस्पेक्शन गिव्स अस एन आइडिया ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एंड जिन चीज़ों से हमें स्ट्रेस हो रहा है वो सब हम एक्चुअली एनालाइज करते हैं। हम जब इंट्रोस्पेक्ट करना सीख जाते हैं तब हम एम्पैथेटिक दूसरों के लिए भी होते हैं। अब हम बिल्कुल इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने आप को उनके शूज़ में नहीं रखेंगे, तो हमें एम्पैथी, दूसरों को कैसा लगता है किसी बुरी सिचुएशन में, वो हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे। सो गुड लीडर्स दे ऑलवेज इंट्रोस्पेक्ट, दे कीप इंट्रोस्पेक्टिंग, ऐसा बहुत सारे थ्योरिस्ट्स कहते हैं। सो दिस आर द मेरिट्स of introspection. Introspection also helps us to understand cause and effect relationships, or we can say connections, कि कौन सी चीज़ किस लिए हुई, क्यों वो मुझ पर नाराज़ हो गए, क्यों उसने मुझसे झगड़ा किया, मैंने ऐसा क्यों रिस्पॉन्स किया। तो ये कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप, कनेक्शंस, ये हम बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम लाइफ में इंट्रोस्पेक्ट कर ही नहीं रहे हैं और सिर्फ अपनी लाइफ को लीड किए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों पे हम मिस आउट करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इंट्रोस्पेक्शन बेसिकली इज़, एंड दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन वैसे तो हम कभी भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बट डेटा कलेक्ट करने के लिए जब हम स्टूडेंट्स से ये करवाते हैं तो दैट इज़ अ प्रॉपर मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। और ये जो मेथड था ये सबसे पहले यूज़ किया था विलियम वुंड ने। विलियम वुंड का नाम आगे भी आएगा। इन्होंने सबसे पहली साइकोलॉजी की लैब भी इस्टेब्लिश की थी लिप्जिग, जर्मनी में। तो सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन को एज अ मेथड ही फर्स्ट यूज्ड दिस इंट्रोस्पेक्शन एज अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो सिस्टमेटिकली लोगों से डेटा निकालने के लिए, उनके डेटा को पता करने के लिए उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ही यूज़ किया था इंट्रोस्पेक्शन को। तब तक इंट्रोस्पेक्शन एक नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ होने वाला वर्ड था, बट प्रॉपर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन जो यूज़ किया है विलियम वुंड ने सबसे पहले यूज़ किया। एंड ही इज़ ऑल्सो क्रेडिटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इन जर्मनी, इन लिप्जिग। तो हमने इसके मेरिट्स पढ़ लिए, बट इंट्रोस्पेक्शन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड हैं। तो वो क्या है? व्हाट आर दी ड्रॉबैक्स, व्हाट आर दी डीमेरिट्स? इसमें सिर्फ सिंगल पर्सन इज इन्वॉल्व, खाली एक ही इंसान इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, तो हो सकता है कि हम वो गलत इन्फॉर्मेशन भी अपने बारे में दे सकता है। तो सिंगल पर्सन से हमेशा बेटर होते हैं 2 लोग या 3 लोग, उससे थोड़ी वैलिडिटी बढ़ती है चीज़ों की। ना सिर्फ एक इंसान क्या सोच रहा है वो गलत भी सोच सकता है, सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ बायस
वो हो सकता है बायस्ड हो, वो खुद को इंटेलिजेंट साबित करना चाह रहा हो, या हो सकता है वो खुद को क्रिएटिव साबित करना चाह रहा हो, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करे। या उसकी जो समझ है वो हो सकता है हो ही डिफरेंट, हम जिन चीज़ों को सही समझ रहे हैं वो उस चीज़ों को गलत समझ रहा हो, तो उस हिसाब से उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो भी गलत हो सकता है। इंट्रोस्पेक्शन अगर हम उसे करने कहें तो वो जो बताएगा, इंट्रोस्पेक्शन हम किस लिए करने कहेंगे उसे, ताकि वो अपनी इमोशंस के बारे में बताए, तो हो सकता है वो कुछ गलत बताए क्योंकि उसे खुद ही अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं है उन चीज़ों की। सो देयर इज अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी in this method, and hence this is not a very scientific method. साइंटिफिक मेथड्स वो होते हैं जहाँ पे खुद के ओपिनियंस ना आए, जहाँ पे सही गलत एग्जैक्ट हो, या हम गुड और बैड वाली बातों को ना करें, तो वो साइंटिफिक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोई प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है ही नहीं। इंसान अंदर क्या सोच रहा है और वही बोल रहा है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो दिस इंट्रोस्पेक्शन इज नॉट अ वेरी साइंटिफिक मेथड बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ बायस एंड सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन इट। सब्जेक्टिविटी मीन्स अ पर्सन's right or wrong or the view of good or bad emotional state may differ from others. What I consider as good may be bad for others. So this is the element of subjectivity which is always there in introspection, because nobody is actually getting inside the mind and checking. So bias, subjectivity, and just because one person is doing, everything is being done by one person who could be wrong, who could not be very trained or efficiently doing it. So these are the chances of putting in efforts into this. Also sometimes this can लीड टू रूमिफिकेशन। इसका मतलब है कई बार हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये वीकनेस है, हमें ये कमी है, हमें ये डिप्रेशन है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। तो ये भी इसकी एक प्रॉब्लम है इंट्रोस्पेक्शन की। तो इंट्रोस्पेक्शन अगर हम करवा रहे हैं बच्चों से और उनसे हम नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ वेरी साइंटिफिक मेथड, बट फिर भी एक मेथड है ही कलेक्ट करने का। इट्स समथिंग दैट कैन बी डन बट देन कैन नॉट बी हेविली रिलाइड ऑन। इसकी बहुत ज़्यादा वैलिडिटी नहीं है और लिमिटेड यूज़ है। बहुत ज़्यादा हम इसको हर चीज़ में यूज़, कॉम्प्लेक्स चीज़ों में हम इंट्रोस्पेक्शन करके, हम एक पेशेंट अगर हमारे पास आ रहा है एज अ काउंसलर, सपोज आई एम अ काउंसलर एंड अ पेशेंट कम्स टू मी एंड आई कैन नॉट गिव द एंटायर चार्ज ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट्स गोइंग रॉन्ग टू दैट पर्सन, कि इंट्रोस्पेक्शन उसको खुद ही करना है, तो हम करने दे सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी कपल्ड विद सम अदर मोर साइंटिफिक टेक्निक्स और मेथड्स. It cannot be just the sole method of collecting data, so it has limited use. So these were the demerits of introspection. अब introspective कैसे बना जाता है? Just before I conclude with this topic, आप introspective in general कैसे हो सकते हो? How to be introspective? Number one, ask yourself a lot of how, why, and what questions. Be unbiased. Find connections. Be mindful. Be curious and spend time alone. तो इन तरीकों से हम थोड़े इंट्रोस्पेक्टिव बन सकते हैं। अगर हम हमेशा कुछ भी होता है हमारे साथ लाइफ में तो हम थोड़ा सा पूछें अपने आप से कि ये क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, वाई एम आई फीलिंग गुड, वाई एम आई फीलिंग बैड, थोड़ा सा हमें गुस्सा क्यों आ रहा है। सो ये थोड़े से वाई, हाउ और व्हाट वाले क्वेश्चंस अपने आप से कॉन्स्टेंटली पूछते रहना चाहिए। देन हमें थोड़ा अनबायस्ड होना चाहिए, हम तभी इंट्रोस्पेक्ट ठीक से कर सकते हैं। अगर हम यही एज्यूम करके सोचते रहें कि हम सही हैं तो इंट्रोस्पेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इंट्रोस्पेक्शन शुड बी क्रिटिकली डन। क्रिटिकली डन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को हमें सोचना है अपने बारे में।
तो हमें थोड़ा अच्छा, और दूसरा फाइन कनेक्शंस, हम हमेशा सोचते नहीं हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है या जानने की कोशिश नहीं करते। तो जब हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं तो कोई फीलिंग मुझे क्यों बुरी आ रही है या क्यों अच्छी आ रही है या क्यों मुझे एंग्जाइटी हो रही है, उसके कनेक्शन क्या है दूसरी किसी इंसिडेंट से, वो जानने की कोशिश करते रहना चाहिए। हमें माइंडफुल रहना है, हमें ध्यान देना है अपने ऊपर कि हमें किसी भी चीज़ का हम पर इफेक्ट क्या हो रहा है। वी हैव टू बी कॉन्शियस, ओनली देन ओनली अ कॉन्शियस पर्सन कैन डू इंट्रोस्पेक्शन प्रॉपरली। सो वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ द हैपनिंग्स अराउंड अस एंड आर रिस्पॉन्सेज टू दैट। हमें ध्यान देना है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं, तभी तो हम इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे। वी हैव टू बी क्यूरियस टू नो अबाउट आवर सेल्फ, अबाउट आवर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, एवरीथिंग। एंड जो लोग अपनी सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं, उनको अपना अलोन टाइम, मी टाइम अच्छा लगता है, वो ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं। तो अगर आपको इंट्रोस्पेक्टिव बनना है, अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट को यूज़ करना है एज अ मेथड, या आपको बच्चों से करवाना है, तो यू हैव टू एनकरेज देम टू डू ऑल दिस। सो दिस वॉज अबाउट इंट्रोस्पेक्शन एज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। ये बहुत सिंपल है एंड बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका, क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं है। अब हम अपने दूसरे मेथड पर आ जाते हैं। एंड दैट मेथड इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में दो लोग होते हैं, द ऑब्जर्व्ड एंड द ऑब्जर्वर। सो व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज को अपने सेंस ऑर्गन्स से ध्यान से देखना, समझना। सो ऑब्जर्वेशन इज नॉट जस्ट लुकिंग एट समथिंग और वॉचिंग समथिंग, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग आर अदर सेंसेस। तो हमारे जो 5 सेंसेस हैं, साइट, साउंड, इन 5 सेंसेस को यूज करके जब हम अपने सराउंडिंग्स से, अपने नेचुरल सराउंडिंग्स से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट अमाउंट्स टू ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन इज नॉट जस्ट लुकिंग एट थिंग्स, एंड लुकिंग भी नहीं, वॉचिंग भी नहीं, लिसनिंग ही नहीं, हियरिंग ही नहीं, टचिंग ही नहीं, स्मेलिंग ही नहीं, टेस्टिंग ही नहीं, बल्कि इन सब से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उन 5 सेंसेस से जो भी हमें मिल रहा है, दैट इज आवर ऑब्जर्वेशन। और इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि साइट, लुकिंग एट समथिंग इज नॉट ऑब्जर्विंग। अगर मैं पार्क में जा रही हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, तो वो ऑब्जर्व नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं किसी पर्पज से जा रही हूँ कहीं कि मुझे आज देखना है पार्क में कितने बच्चे आते हैं आज, तो मतलब मैं अवेयर हूँ, पर्पज से गई हूँ, कॉन्शियस हूँ और मैं काउंट कर रही हूँ। सो आई एम नॉट ओनली लुकिंग एट वॉट आई कैन सी, बट आई एम ऑल्सो वॉचिंग. So when I have an interest and a purpose and then I am looking at something, that is observation. अगर मैं किसी चीज़ को टच करके, उसे खा के या उसे छू के उसे अच्छे से देख रही हूँ, उसे सुन रही हूँ, तो मैं किसी पर्पस से कर रही हूँ ये काम, तो वो होता है ऑब्जर्वेशन. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑब्जर्वेशन हैज़ अ पर्पस. कुछ पर्पसिव इसमें निकल के आता है. या तो पर्पस शुरू में नहीं था बट हमने कुछ ऑब्जर्व किया, बार बार हमने ऑब्जर्व किया और हमने उसे डिड्यूस किया, या हम किसी पर्पस से ही गए हैं और उन चीज़ों को हमने देखा यूजिंग आवर 5 सेंसेस. तो ऑब्जर्वेशन always usually has a purpose. Sometimes the purpose is defined and sometimes the purpose comes up, but it's a purposeful activity. It has 2 people, observed and observer, and uses our 5 senses. अब ऑब्जर्वेशन करने जब हम जाते हैं तो ये भी एक डेटा कलेक्शन का मेथड है जो हम यूज कर सकते हैं. तो ऑब्जर्वेशन के स्टेप्स क्या हैं? इसके 3 स्टेप्स हैं. प्री ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एंड पोस्ट ऑब्जर्वेशन. तो जब हमें ऑब्जर्व करने जाना है
और हमने वो पर्पस डिफाइन किया कि आज मैं ये देखूंगी कि क्लास में डिसिप्लिन कितना है इस पर्टिकुलर स्कूल में। सपोज मेरे को यही ऑब्जर्वेशन करना है, तो आई विल डिफाइन माई पर्पस फर्स्ट, एंड उसके बाद में क्या क्या चीज़ें देखूंगी डिसिप्लिन से रिलेटेड। एग्जैक्टली मैं क्या देखूंगी कि टीचर्स का डिसिप्लिन, स्टूडेंट्स का डिसिप्लिन, स्टाफ का डिसिप्लिन, इन जनरल वो सारी चीज़ें मेरी हो जाएंगी ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्लानिंग, और प्लानिंग में ये चीज़ें आ रही हैं। सो प्री ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन एक्चुअल करने के पहले हमें थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो प्लानिंग में हम पहले पर्पस डिफाइन करते हैं कि किस लिए हम जा रहे हैं, क्या ऑब्जर्व करना है, डिसिप्लिन ऑब्जर्व करना है कि फंक्शनिंग ऑब्जर्व करना है, कि व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू ऑब्जर्व, एंड उसमें भी क्या एग्जैक्टली डिसिप्लिन में क्या क्या चीज़ें आएंगी। डिसिप्लिन हमारा पर्पस हो गया, लेकिन उस डिसिप्लिन में स्टूडेंट्स का डिसिप्लिन, टीचर्स का डिसिप्लिन, लाइब्रेरी में डिसिप्लिन, कि किसी थिएटर में या ऑडिटोरियम में डिसिप्लिन, कौन से डिसिप्लिन, ये ऑब्जेक्टिव्स हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे टूल। कुछ तो हम पेपर पे लिख के जाएंगे, हो सकता है पेपर पे हम बेसिक चीज़ें लिख के जाएं जो हमें ऑब्जर्व करनी है, या हम पूरा स्केड्यूल बना के, पूरी चेकलिस्ट बना के जाएं और उसको टिक करते रहें, ये है, ये नहीं है। सो कुछ तो टूल चाहिए हमें, तो वो टूल हम बनाएंगे। ठीक है, अब मैं बताऊंगी आपको इसके बाद कि टूल्स कौन से होते हैं, कितने टाइप के ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल्स होते हैं। तो वो टूल बनाएंगे हम, और हम उसके बाद जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें परमिशन भी तो चाहिए। To just simply walk in at a place and start observing is not possible always. You always have to take prior permission. आपको कहीं रिसर्च करने जाना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्व करना है, तो बेटर है कि आप पहले परमिशन लेनी, तो आपको घुसने ही नहीं देंगे। तो ये सारे परमिशन एंड एथिकल कंसर्न्स आपको देखने होते हैं। एंड एट टाइम्स, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, यू हैव टू डू अ पायलट ऑब्जर्वेशन, अ पायलट स्टडी। पायलट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको नहीं लिखो तो भी इट्स ऑल राइट। सो पायलट का मतलब एक्चुअल ऑब्जर्वेशन करने के पहले ज़रा देख के आए कि क्या है वो जगह, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या हमें परमिशन मिलेगी, क्या वो दूर है, पास है, क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं। थोड़ा सा करके देखते हैं ऑब्जर्वेशन। किसी दिन 5 मिनट ही करके देख लिया हमने, 10 मिनट करके देख लिया ऑब्जर्वेशन। वैसे तो हमारा 1 घंटे का था होना है, लेकिन हमने 10 मिनट करके देखा कि क्या चैलेंजेस आए हैं। हमने ये देखा कि क्लासरूम में तो पॉसिबल ही नहीं है, तो अब आके हमने फिर उसको थोड़ा सा चेंज किया, हमारे पर्पज़ को, ऑब्जेक्टिव्स को। तो पायलट स्टडी इसलिए की जाती है ताकि थोड़ा सा आइडिया मिले। ये हर टूल को यूज़ करने में हम कर सकते हैं, तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। तो ये तो हमारा प्लानिंग का फेज हो गया, प्री ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स, टूल्स बना रहे हैं। फिर हम प्रॉपर फील्ड में जाते हैं और वी एडमिनिस्टर आर टूल। हमने जो ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल बनाया है हम उसको यूज करते हैं। वी स्टार्ट रिकॉर्डिंग और वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग। सो इस फेज पे हम एक्चुअली ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑब्जर्वेशन में जब हमारा ये 2 स्टेप खत्म हो जाता है, देन हम करते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और फाइनल जो हमारी है कंक्लूजन। तो ये हमारे स्टेप्स हैं। तो हमें जो भी यहाँ पे पहले तो हमने प्लान किया, पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स, टूल बनाया, परमिशन ली, फिर हम फील्ड में आ गए, हमने ऑब्जर्व किया, एडमिनिस्टर किया, मतलब हमने जो भी टूल बनाया था ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल, उसके हिसाब से हमने जो भी यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे और टूल बनाया था उसको हमने यूज़ किया, हमने ऑब्जर्वेशन की, रिकॉर्ड किया, और उसके बाद जो हमें डेटा मिला, अब वो डेटा को भी तो हमें देखना है कि कितने बच्चे टाइम पर थे, कितने बच्चे नहीं थे, कितने टीचर्स टाइम पर थे, कितने यूनिफॉर्म में थे, कितने क्लासेस में आ रहे थे टाइम पर। ये सारी जितनी भी चीज़ें हमने ऑब्जेक्टिव्स में डिसाइड की थी, इसका डेटा से हमें क्या पता लगा, हाउ मेनी परसेंटेज वर डूइंग दिस, हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वर डूइंग दैट। ये सब जो डेटा निकल के आता है, इसको जब हम कैटेगरीज में डालते हैं, दैट इज एनालिसिस। और उससे जब हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि डिसिप्लिन अच्छा था, कि डिसिप्लिन बहुत था, कि बहुत स्ट्रिक्ट थे। यहाँ पे मैं डिसिप्लिन का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ कि स्ट्रिक्ट नहीं थे या स्ट्रिक्ट थे, वो सब जो हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं और उसके बाद कंक्लूड करते हैं, ये हम पोस्ट ऑब्जर्वेशन में करते हैं।
मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर हमें कहीं की लाइब्रेरी विजिट करनी है तो हमारा पर्पस होगा टू फाइंड द क्वालिटी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ लाइब्रेरी। फिर हम अब उसमें ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे कि हम क्या क्या देखेंगे लाइब्रेरी में, नंबर की बुक्स की क्वालिटी कैसी है, बुक्स की कॉपीज़ एडिक्वेट हैं कि नहीं, लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन कैसी है, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। फिर हम उस हिसाब से टूल बनाएंगे, हम एक पेपर बनाएंगे, पेपर पे ये सारी चीज़ें लिखेंगे कि ये चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। फिर हम थोड़ी सी हो सकता है उसमें स्पेस छोड़ दें कि कुछ और आ गया दिख गया तो वो भी हम लिखें, तो वो डिपेंड करता है कि टूल कैसा है। फिर हम परमिशन लेंगे उस यूनिवर्सिटी से कि हमें आपकी लाइब्रेरी को इस दिन ऑब्जर्व करना है, और हो सकता है हम पायलट स्टडी करें, हम चुपचाप हम जो कभी चले जाएं उस लाइब्रेरी में बैठ के थोड़ा सा एक फील ले लें और फिर आके फिर हम अपने टूल्स बनाएं, ये भी हम कर सकते हैं। तो पायलट स्टडी, फिर हम एक्चुअल जाते हैं अपने उस टूल को लेके लाइब्रेरी में, और जो जो चीज़ें हमने टूल में लिखी हैं उनको हम टिक करते हैं। तो ये हम अपना ऑब्जर्वेशन एक्चुअली कर रहे हैं इस स्टेज में। उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, जब हमने सारे टिक लगा दिए या हमने सब लिख लिया, रिकॉर्ड कर लिया, तब हम बैठ के देखते हैं नंबर ऑफ बुक्स, इतनी बुक्स हैं, इतनी नहीं है, ये लेटेस्ट एडिशंस हैं, ये नहीं है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बैठने की, इतने बेंचेस हैं, इतनी बेंचेस नहीं है, लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन ये है। तो हम ये एनालिसिस करते हैं, अलग अलग उस कैटेगरी में रखते हैं, फिर उससे इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि इस लाइब्रेरी में न्यू बुक्स की कमी थी या इस लाइब्रेरी में सारी न्यू जर्नल्स अच्छे से रखे हुए थे, ये हमारी इंटरप्रिटेशन है। और फिर हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे इस ऑब्जर्वेशन से कि ये चीज़ें, ये गैप्स हैं यहाँ पे, और ये लाइब्रेरी में अच्छी चीज़ें हैं। तो दैट इज़ हाउ वी कैन डू ऑब्जर्वेशंस ऑन, मैंने आपको एग्जांपल्स अभी यहाँ पे 2 दे दिए, दिस इज़ हाउ वी डू ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि ये जो प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये इंट्रोस्पेक्शन से ज़्यादा बेटर है। ऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्वर दोनों हैं, या तो बट ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल लाइब्रेरी का दिया था, बट आप स्टूडेंट्स के लिए जब कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस हिसाब से आप टूल बना सकते हैं, एंड यू कैन अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर, देयर नॉलेज, देयर गैप्स इन लर्निंग, एंड ऑल दीज थिंग्स यू कैन ऑल्सो अप्लाई व्हेन यू आर डूइंग एन ऑब्जर्वेशन. But what you have seen here, because of the presence of observed, which can be one person or a group of people or an organization or any activity which is happening, and the observer. So because of the involvement of 2 units here, this process becomes more systematic, more unbiased, more structured you can say, or more scientific in nature. तो इसीलिए observation introspection से better technique है of collecting data. So let's write down the positives and the negatives comparing with introspection. यहाँ हम merits लिखते हैं और यहाँ demerits लिखते हैं। तो सबसे पहले तो it is more systematic, क्योंकि यहाँ पे हमारी प्रॉपर स्टेप्स हैं, ऐसे इंट्रोस्पेक्शन की ऐसी कोई प्रॉपर स्टेप वाइज कुछ नहीं था, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था, बस सब अपना अपना सोच रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा 3 स्टेप्स हैं, प्री ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, पोस्ट ऑब्जर्वेशन, तो इसीलिए इट इज़ मोर सिस्टमेटिक एंड मोर स्ट्रक्चर्ड इन नेचर, एंड इट इज़ मोर साइंटिफिक दैन इंट्रोस्पेक्शन. इट हैज़ लेसर बायस, ऐसा नहीं कि बायस बिल्कुल नहीं है, हो सकता है ऑब्जर्वेशन जिस दिन हम ऑब्जर्वेशन करने गए हैं उस दिन लाइब्रेरी का स्टाफ ने सब कुछ चमका दिया और झूठी झूठी चीज़ें वहाँ पे रख दी, तो बायस हो ही सकता है, सब्जेक्टिविटी यहाँ पे भी है ही, लेकिन कम है, क्योंकि कोई अपने मन से कुछ नहीं कह रहा है, कोई ऑब्जर्व कर रहा है अपने सेंसेस को देख के, जो जैसा दिख रहा है वैसा। तो इंट्रोस्पेक्शन में मेंटल स्टेट दिखती नहीं है, यहाँ पे सब कुछ हमें दिख रहा है. सो इट हैज़ लेस बायस, इट हैज़ मोर वैलिडिटी. हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं क्योंकि इसमें बायस कम है, और ये बहुत ही इकोनॉमिकल है. टाइम भी नहीं ज़्यादा खर्च हो रहा है इसमें और पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं ज़्यादा. इंट्रोस्पेक्शन में तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है, लेकिन वो ज़्यादा बायस्ड है, वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है. ये थोड़ा सा ज़्यादा साइंटिफिक है और इसमें बायस इंट्रोस्पेक्शन से कम है, इसकी वैलिडिटी ज़्यादा है और ये इकोनॉमिकल है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड कॉस्ट. तो ये इसके फ़ायदे हैं. और हम अपने सेंसेस को भी यूज़ कर रहे हैं,
तो अब खुद के सेंसेस को हम यूज़ कर रहे हैं, हम डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि एक पर्सन बताएगा कि उसे कैसा फील हो रहा है, उसे अपने सेंसेस से कैसा फील हो रहा है, हम खुद के सेंसेस पर एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर उसको डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज अ मोर रिलायबल वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा. बट देन दिस मेथड ऑल्सो हैज सर्टन demerits. What are those demerits? It still can be difficult to administer. Tool creation is a problem sometimes, requires expertise. This can also have bias or fake observations can also happen, and also has limited use. So जो ये स्टेप्स हैं ऑब्जर्वेशन की, ये बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है. और जो तीनों स्टेप्स हैं वो थोड़ी सी उसके लिए हमें एक्सपर्टीज़ चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए प्रॉपरली. हम ऐसे ही नहीं जाके ऑब्जर्व करके आ सकते हैं. वो टूल बनाने के लिए भी हमें एक्सपर्टीज़ चाहिए कि हम क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे. कई बार हम ऑब्जर्व करने चले गए और हम चीज़ों को भूल गए कि हमें क्या ऑब्जर्व करना था, तो हमने टूल में वो लिखना ही भूल गए थे. वो टूल ही इनकम्प्लीट था या वो टूल ही हमारा बायस था. हम ये सोच कर ही गए थे कि वहाँ पे इनडिसिप्लिन हो रहा है, तो हमने वही वाले पॉइंट्स लिखे हुए थे. तो बायस तभी भी हो सकता है, और या हो सकता है कि उस दिन सब कुछ जो हमें दिख रहा हो वो रियल ना हो. जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिनका बिहेवियर हम ऑब्जर्व करने गए हैं, वो उस दिन फेक बिहेवियर कर रहे हो, तो कोई गारंटी इसकी भी नहीं होती. सो दैट इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज वेरी जेन्युइन. एंड इसका भी यूज़ हम हर चीज़ में नहीं कर सकते, बिकॉज एवरीथिंग इज़ नॉट विजिबल. तो हमारी मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट अगर हम किसी की देखने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो बाहर एक्चुअली ना दिख रही हो. सो इट ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस. तो ये हो गए हमारे डीमेरिट्स ऑब्जर्वेशन मेथड के. एक बार मैं टूल डिस्कस करना चाहूँगी और टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन भी डिस्कस करना चाहूँगी. पहले लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. एक तो है पार्टिसिपेटिव और दूसरा है नॉन पार्टिसिपेटिव. और एक तरीका ये है कि हम इसको कोवर्ट और ओवर्ट के हिसाब से करें. लेट्स अंडरस्टैंड ये क्या है. पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, तो दो तरीकों से हम डिवाइड कर सकते हैं ऑब्जर्वेशंस को. पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव क्या है? जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने गए हैं, सपोज किसी कल्चर को ऑब्जर्व करने गए हैं, या किसी ग्रुप को ऑब्जर्व करने गए हैं, किसी पर्टिकुलर यूनिट में, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई क्लासरूम हो सकता है जिसके बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने गए, और हम उन्हीं के बीच में लर्न करके उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं. जिस एक्टिविटी में वो एंगेज हैं, हम भी उसी एक्टिविटी में उसी ग्रुप का पार्ट बन के, उन्हीं की लैंग्वेज बोल के, उन्हीं की तरह ड्रेसअप करके, उन्हीं की तरह स्टूडेंट बन के, उन्हीं की लाइफस्टाइल जी के, उनके साथ उनके जैसा बन के जब मैं उनको ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मैं पार्टिसिपेट करके ऑब्जर्व कर रही हूँ. माई अप्रोच इज पार्टिसिपेटिव इन नेचर. सो व्हेन आई बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, आई अडॉप्ट देयर फंक्शनिंग, देयर लाइफस्टाइल, देयर क्लोथिंग, देयर वे ऑफ ड्रेसिंग अप, एवरीथिंग, to become, and I become a part of them, I become like them, then that is a participative observation. If I am keeping myself, if I am keeping my identity to my own and observing them, मैं टीचर बनकर ही स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रही हूँ, स्टूडेंट बन के स्टूडेंट को ऑब्जर्व नहीं कर रही हूँ, उनके साथ पढ़ के क्लास में लेक्चर अटेंड करके उनको ऑब्जर्व नहीं कर रही हूँ, उनके शूज़ में स्टेप इन करके ऑब्जर्व नहीं कर रही हूँ, बल्कि टीचर की तरह अलग से ही उनको ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मैं ऑब्जर्वर हूँ और वो ऑब्जर्व्ड है. तो दैट इज़ अ नॉन पार्टिसिपेटिव काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसी तरह से हम दो और तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन को, कोवर्ट एंड ओवर्ट. कोवर्ट वो होता है जो हिडन है, जब मैं चुपचाप किसी को ऑब्जर्व कर रही हूँ.
जैसे मैंने कैमरा लगा दिया और लोगों को नहीं पता है कि कहीं पे कैमरा लगा है और मैं उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो ये है कोवर्ट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन। या फिर मैंने उनको बताया ही नहीं कि मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, सो दैट इज इनडायरेक्ट और कोवर्ट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब पता है सबको कि यहाँ कैमरा लगा है और रिकॉर्ड हो रहा है और ऑब्जर्व हो रहा है, या मुझे पता है कि कोई बैठा है यहाँ पे मेरी टीचिंग को ऑब्जर्व करने के लिए, उसकी क्वालिटी को रेट करने के लिए, तो दैट इज एन ओवर्ट, दैट इज ऑब्वियस, ओपन काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो इन दो तरीकों से भी हम ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। अब एक चीज जो रह जाती है डिस्कस करनी, वो है टूल ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इंट्रोस्पेक्शन का कोई एज सच स्पेसिफिक टूल नहीं था, लेकिन ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमारे पास टूल होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल। तो हम कहीं ऑब्जर्व करने जा रहे हैं तो हम कुछ तो प्लान करके जा रहे हैं, हम कुछ तो अपने हाथ में एक पेपर लेके तो जाएंगे ही कि ये चीज़ें मिस ना हो जाएं हमसे ऑब्जर्व करने के लिए। तो और जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसको उसी टूल में हम लिखते भी जाएंगे। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प अस सिस्टमेटाइज और प्लान आवर ऑब्जर्वेशन प्रॉपरली। सो दैट इज अ टूल, द टूल दैट हेल्प्स अस इन गैदरिंग डेटा थ्रू ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल। ये जो स्केड्यूल होता है ये एक पीस ऑफ पेपर है, या ऑनलाइन भी आप वर्ड डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, बट इसमें ये 3 तरह का हो सकता है। दैट कैन बी स्ट्रक्चर्ड, कैन बी अनस्ट्रक्चर्ड एंड कैन बी सेमी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड टूल वो होता है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल। तो ऑब्जर्वेशन मेथड है और उसके लिए जिस पेपर पे या जिस वर्ड डॉक्यूमेंट पे हम लिख रहे हैं पहले से कि हम क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, वो होता है हमारा ऑब्जर्वेशन टूल या ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल। ये 3 टाइप के हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड का मतलब पूरी तरह से प्रॉपरली प्लान करके हम गए हैं कि हम ABCD ऑब्जर्व करेंगे हैं या नहीं, बस हम इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। और कुछ आएगा ई तो हम उसको नहीं, हम बस ये माइंड में लेके गए हैं ABCD ही हमें ऑब्जर्व करना है। ए के में भी हमें क्या ऑब्जर्व करना है वो भी हमने डिफाइन कर दिया। तो यही चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे, वहां जाएंगे, इस पेपर को लेके जाएंगे, इस वर्ड डॉक्यूमेंट को लेके जाएंगे। ये हमारा ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल है और ये कौन सा टाइप का है, ये स्ट्रक्चर्ड है, पहले से पूरा स्ट्रक्चर डिफाइंड है। वहां जाते ही ABCD और उनमें ये चीजों को हम नोट करके आ जाएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन हो गया। लेकिन अगर मैं ये सब कुछ भी ना बनाऊं, बस एक सिंपल टॉपिक अपने माइंड में लेके जाऊं कि A है, सपोज डिसिप्लिन जैसे मैंने लिया था, मुझे बच्चों का डिसिप्लिन देखना है। अब जो भी सामने आ रहा है मैं उसको लिखती जा रही हूँ यहाँ पे, तो मतलब पर्पस तो है, प्लानिंग तो की है, लेकिन बहुत ज्यादा प्लान नहीं किया है, ओपन छोड़ दिया है उसको। तो टूल हमारे पास है, हम उस टूल में नोट डाउन करेंगे, लेकिन वो टूल पूरा डिफाइंड नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर्ड नहीं है। जो भी हमारे सामने आ रहा है वो हम उसको नोट करते जा रहे हैं, तो ये थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड है। मतलब पर्पस तो है, ए ऑब्जर्व करना है, डिसिप्लिन ऑब्जर्व करनी है, या लाइब्रेरी ओपन करना है, ऑब्जर्व करना है, या बच्चों का बिहेवियर देखना है, या किसी एक स्टूडेंट का बिहेवियर देखना है, तो वो टॉपिक तो लिखा है हमने, लेकिन उसमें जो जो आता जाएगा सामने हम वो सब लिखते जाएंगे। सो इट्स अनस्ट्रक्चर्ड, पहले से कोई बहुत ज्यादा प्लान्ड नहीं है। देन देयर इज समथिंग नोन एज सेमी स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल। इसमें क्या होता है कि हम खाली इंपॉर्टेंट थीम्स लिख देते हैं और थोड़ी सी जगह नीचे खाली छोड़ देते हैं कि हम ABCD तो ऑब्जर्व करेंगे ही, जैसे हमने स्ट्रक्चर्ड में कहा था, हम ABCD हो सकता है हम डिसिप्लिन देखें टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, लाइब्रेरी में, ऑडिटोरियम में, ये तो हमें देखना ही है, ये तो छूट ना जाए। ये हमने इतना ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल, ये जो हमने टूल बनाया, इसमें हमने ये रखे हैं कंपोनेंट्स, इनको तो हमें ऑब्जर्व करना ही है, क्योंकि हमारे टॉपिक में ये बहुत ज़रूरी है, ये छूटने नहीं चाहिए, जैसे स्ट्रक्चर्ड में थे। लेकिन कुछ अगर एक्स्ट्रा मिल जाए इंफॉर्मेशन तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह का जो
टूल होता है, जो ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल होता है, जो स्ट्रक्चर्ड भी होता है लेकिन थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाए सिचुएशन के हिसाब से, जो आपने नहीं सोचा था वो दिख गया अगर आपको, तो वो भी तो आप मेंशन इसमें कर सकते हैं. तो दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज that kind of an observation schedule in which we have that flexibility of including things that are observed simultaneously there, then and there, new things that we could not think of while we were making that tool. That kind of structure of observation schedule is a semi structured observation schedule. तो ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल क्या है? ये ऑब्जर्वेशन क्या है? इट्स अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा जो हमें दिख रहा है. ये 2 लोग ही कर सकते हैं, मतलब इसके लिए एटलीस्ट 2 people आर रिक्वायर्ड, द ग्रुप और पीपल whom आर बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड द ऑब्जर्वर. तो 2 यूनिट्स चाहिए. ऑब्जर्वर भी ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जो सब मिला के जा रहे हैं ऑब्जर्व करने के लिए, और ऑब्जर्व भी ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए, ऑब्जर्व्ड एंड ऑब्जर्वर. इसमें इसके फायदे ये हैं कि ये इंट्रोस्पेक्शन से थोड़ा सा बेटर है क्योंकि साइंटिफिक है, स्ट्रक्चर्ड है, और लेकिन इसमें भी बायस हो सकता है, इसमें भी हम हर जगह नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ हम ज़रूरी नहीं है कि दिखे. तो मेरिट्स और डीमेरिट्स हमने इस तरह से उसके डिस्कस किए थे. फिर हमने टाइप्स डिस्कस किए कि हम ओपनली कर रहे हैं, बता के कर रहे हैं तो वो कोवर्ट है, हम चुपचाप कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं तो वो कोवर्ट है. फिर हमने फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव, जब हम ग्रुप का पार्ट बन के ही, उनके जैसे बन के, उनके कामों में इंक्लूड होकर, वो सब कुछ उनके शूज़ में स्टेप इन करके जब हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके जैसे बन के ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये पार्टिसिपेटिव हो गया. और जब हम अलग से कर रहे हैं, अपना स्टेटस मेंटेन करते हुए, अपना रोल मेंटेन करते हुए, उनसे अलग, देन जैसे कोई टीचर स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रही है, कोई साइकोलॉजिस्ट बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो अपना रोल मेंटेन किया हुआ है. लेकिन वो खुद ही अगर उन पेशेंट्स में घुस जाए और वैसे ही वो एक्सपीरियंस करे उनकी प्रॉब्लम्स को, तो वो पार्टिसिपेटिव हो जाता है. फिर हमने टूल पढ़ा कि ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल बनाते हैं, हम कहीं भी ऑब्जर्व करने जाएंगे तो हम कुछ तो पेपर पे प्लानिंग करके जाएंगे कि ये चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है. तो जब हमारी वो फिक्स होती हैं कि इससे ज़्यादा हम ऑब्जर्व चीज़ें करेंगे ही नहीं, तो वो पूरा स्ट्रक्चर्ड है, हमने वो लिखे हुए हैं और हम उसमें या तो टिक लगा रहे हैं या लिखते जा रहे हैं. उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं ऑब्जर्व करेंगे, हमारा वही पर्पस है, तो वो स्ट्रक्चर्ड है. अनस्ट्रक्चर्ड, जिसमें हमें सिर्फ टॉपिक पता होता है कि हमें ये ऑब्जर्व करना है, जो हमारे सामने आया हम उसे लिखते गए, हम पहले से कुछ भी लिख के नहीं गए कि हमें ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है. जो जैसा दिखेगा हम वो लिखते जाएंगे, जितना दिखेगा उतना ऑब्जर्व होगा, उतना हम लिखते जाएंगे. दैट्स अनस्ट्रक्चर्ड. इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से अनप्लान्ड है, कुछ तो प्लानिंग इसमें भी है. Semi-structured is considered to be the best by a lot of psychologists. A lot of researchers consider it as the best kind of observation schedule, क्योंकि इसमें हम लिखते भी हैं कि हमें क्या क्या structured की तरह कि क्या क्या observe करना है, लेकिन थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं कि कुछ नया दिख गया जो हमें नहीं पता था कि दिखेगा, तो वो भी हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं. तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल्स. तो हमने 2 कवर करे हैं, इंट्रोस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल. In the next video, I'll be taking up reflective journals, and in further videos, we'll take up more ways of collecting data for students. And जो students हमारे हैं वो generally adolescents और childhood में ही हैं, because as TGT teachers, we'll be addressing the needs of these students only. So stay tuned for more videos on these topics. Thank you.